हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का टॉपिक है। उसमें आया है सिलेबस में वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम पहले ऑसिलेशंस जो है उस टॉपिक को कवर करेंगे, देन आफ्टर हम वेव वाला जो टॉपिक है सेकंड टॉपिक उस पर आएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर में है उसमें थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये अपन को दोनों, अगर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन होना पक्का है। और वहां पर कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल या थ्योरी करने में कभी हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। हाँ जी, ये इसका सिलेबस है जो हमको कंप्लीट करना है। ऑसिलेशन क्या होता है ये समझना है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एसएचएम, इसको बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको समझना है ये क्या होता है। ये वेव्स का टॉपिक हो जाएगा, स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होता है ये, फिर ऑसिलेशन का आ जाएगा यहाँ पे अपना डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, ये सब आपका ऑसिलेशन का टॉपिक है। ओके, तो मैं अगेन आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि इसकी जो प्री वाला एग्जाम है, प्री एग्जाम है, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप डीएसएसबी का जो पेपर चल रहा है, समर ट्रेनिंग पे चल रहा है, उसके पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उसका भी एक प्रकार से वो भी क्लास 12 के लिए ही है, पीजीडी वाला, है ना। तो वहां से आपको आइडिया पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है। भले ये दिल्ली का है, ये यूपी का है, बट है तो दोनों 12th क्लास के टीचर के लिए ही ना। दोनों का वो जो एम है 12th क्लास के टीचर ही बनाना है आपको, है ना। तो दोनों का एक प्रकार से जो टफनेस है, जो उसका पेपर का जो टफनेस होता है वो सेम रहता है ना। तो उसमें आप देखेंगे 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, प्लस आपको बीएससी ऑनर्स की कोई क्वेश्चन होते हैं वो मिल सकते हैं। जैसे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला अपना कौन सा, फोरियर एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक वेव्स, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेव्स, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज तो आपका 11th का टॉपिक है, बीट्स वाला ये भी आपका 11th का टॉपिक आ जाएगा। बस ये फोरियर एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक वेव्स, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेव्स, ये आपका बीएससी ऑनर्स और एमएससी वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये टॉपिक आपका लगा जाएगा। अदरवाइज आप देखोगे तो जो इन्होंने सिलेबस दिया उसमें मोस्टली जो टॉपिक है आपके वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के ही टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले ऑसिलेशन से। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा ऑसिलेशन से पहले पीरियोडिक मोशन क्या होती है। दो टाइप की मोशन होती है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक पीरियोडिक मोशन और एक होता है ऑसिलेटिंग मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब सिंपल सा है, जो रिपीट करती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल के बाद अगर वो बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट है वो अपने अपने जो मोशन है उसको वापस फिर से रिपीट करता है। जैसे आपको पता है सन के अराउंड हमारी अर्थ जो है वो घूमती रहती है। तो हमारे जो अर्थ है 365 आवर्स, 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है ना। अर्थ अपने एक्सेस पे जो घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं, और अर्थ सन के अराउंड घूमती है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है ना, तो वो अपना टोटल जो टाइम पीरियड होता है उसका 365 डेज होता है, 1 ईयर बोलते हैं उसको हम। और अगर अर्थ की अपनी पोजीशन पे लेते हैं तो 24 आवर्स होता है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से अपना पीरियोडिक मोशन होता है। ये क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, जिससे आपको याद रहेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं, कोई भी मोशन जो रिपीट कर रहा है ना, एनी मोशन जो रिपीट करता हो, विच रिपीट्स, इसको रिपीट करता है अपनी सेम, अपने आप को रिपीट करता है ना, अपनी पोजीशन अपने मोशन को रिपीट करता है, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर एन रेगुलर, याद रखना रेगुलर का मतलब है कि जो टाइम इंटरवल होगा वो सर्टेन होगा। जैसे अर्थ का जो रोटेशन का टाइम इंटरवल है 24 आवर्स है, तो फिक्स है 24 आवर्स में वो अपना डे और नाइट होता रहता है। आफ्टर एन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इस टाइप का जो मोशन होगा वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। ठीक है जी, एक बात। और एक बात याद रखना कि पीरियोडिक मोशन होता है, इसको ही हम अगर एक और नया नाम दे तो उसका नाम हम दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं इसका, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोनिक मोशन, उसमें आपको अगर ये दे दे तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि हार्मोनिक मोशन क्या है। हार्मोनिक मोशन ही पीरियोडिक मोशन है, और आपको जहां पर भी ये देखेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का रिपीट कर रहा है उसको आपको टिक करना है। ओके, चलिए, हाँ जी। अब सेकंड बात करते हैं,
अब ये जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है ये क्या होता है? ये जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? टाइम पीरियड। ये जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है, जो जिस टाइम के बाद वो अपना मोशन को रिपीट करता है, उस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरवल। इंटरवल नहीं, टाइम पीरियड। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये तो सब बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेसिक नहीं आना है तो आपका वो नहीं आना है ना, टाइम पीरियड। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए याद रखना, एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। तो एनसीईआरटी बुक्स को, 11th 12th की एनसीईआरटी बुक्स को थोरोली पढ़ना है। ओके, एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ पीरियडिक मोशन के क्या क्या एग्जांपल होते हैं उसके। सन जो होता है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं उनका जो मोशन होता है, या पेंडुलम क्लॉक ले सकते हो। आपने देखा होगा घर में जो पेंडुलम क्लॉक होती है ना, ये इस साइड क्लॉक होगा और यहाँ से उसका एक प्रकार से पेंडुलम लटक रहता है, तो कभी इधर करेगा कभी इधर मूव करेगा, ऐसे मूव करता है ना। तो ये यहाँ से अपन दूसरा मोशन भी इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो ये पीरियडिक मोशन था, अच्छे समझना, अपन क्वेश्चंस भी करेंगे इनका। इसके बाद आता है अपना ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद आता है अपना ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज हमारे टॉपिक का नाम है ऑसिलेशन। तो पीरियडिक मोशन मैंने पढ़ लिया क्या होता है, एक आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब सिंपल सा ही होता है, टू एंड फ्रो मोशन। क्या लिखा हमने? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब कैसा है? सिंपल सा, आपने छोटे में आपने झूला झूला होगा है ना, तो झूले में क्या होता है, पहले आप झूले पे यहाँ पे सपोज मान लो ये इस टाइप का आपका, यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ आप बैठे हुए हो, आप सपोज बैठे हुए और ये आपका झूला यहाँ से लटका हुआ, तो आप पहले यहाँ पे हो तो ये आपकी कहलाएगी, जब आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो ये कहलाएगी आपका मीन पोजिशन। क्या कहलाएगा? मीन पोजिशन। अब आपको पहले पीछे ले जाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, चाहे पहले पीछे की तरफ ले गए और फिर छोड़ दिया, तो पीछे ले जाने के बाद क्या होगा, आप फिर इसी पोजीशन में आप वापस आओगे और फिर आप थोड़ा सा और आगे चले जाओगे और फिर आप वापस इस पोजीशन पे आओगे और फिर पीछे जाओगे। तो इस टाइप से क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। ये आप पेंडुलम से समझ सकते हो। सपोज ये एक पेंडुलम है, ये बॉब है, ये इसकी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमने एल मान लिया, बॉब है जिसका मास एम है। इस बॉब को, ये जो पेंडुलम है, इस बॉब पेंडुलम की जो बॉब है उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, सपोज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो इसकी एक नई पोजीशन बन गई, इस टाइप की एक नई पोजीशन इसकी आ गई। अब यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बाद इसको हमने छोड़ दिया, जो फोर्स लगाया था उस फोर्स को हटा दिया, तो क्या होगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस पेंडुलम को वापस इसकी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन थी, वापस मीन पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे आने के बाद सपोज अगर इसके पास ज्यादा फोर्स है तो ये क्या होगा, फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं चला जाएगा, तो इसकी एक नई पोजीशन आ जाएगी इस टाइप, यहाँ पे एक नई पोजीशन आ जाएगी। तो इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, फिर राइट हैंड साइड जाएगा, अगेन लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट होता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और इसमें याद रखना, एक जो पॉइंट होता है जिसको हम मेन पोजीशन बोलते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है। ये क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन बोलते हैं, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, या उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हो वो बैलेंस्ड, मींस कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, वो सब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा पीरियडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, अक्सर ये आ जाता है कि आपको फाइंड करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक फंक्शंस और नॉट। ये आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ, चार ऑप्शन दे देंगे, उन चार ऑप्शन में से बता देंगे कि ये कौन सा हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, आपको बता दें। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है उसके लिए अपन समझ लेते हैं। कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन या पीरियडिक फंक्शन, हार्मोनिक मैंने आपको बता दिया था अभी, हार्मोनिक मतलब जो होता है पीरियडिक होता है। तो हार्मोनिक फंक्शन है या पीरियडिक फंक्शन है, उसको हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली बात तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ साइन और कॉस जो फंक्शन होता है वही हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। ओनली साइन एंड कोसाइन, नॉट कोसाइन, साइन एंड कोस, हाँ साइन एंड कोसाइन है, वो तो कॉसेक होता है। हाँ, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर हार्मोनिक फंक्शन एंड द रेस्ट आर नॉट हार्मोनिक फंक्शन। ओके, तो हमने बोला आपको, सपोज जो हमारा बॉब था या जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो डिस्प्लेस बाय पोजीशन में कर रहा है, तो वाई है, ये वाई क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
y क्या कहलाता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हमारा y एक्सिस में हो रहा होगा, इसलिए y लिखा हमने इक्वल टू ए क्या होता है यहाँ, ए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम आगे आगे पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको हम, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और भी कॉल इट एम्पलीट्यूड। ए हमें साइन या कोसाइन लेना होता है, तो साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी होगा ये आपका फेज कहलाता है, फेज एंगल कहलाता है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ये दूसरा साइन की जगह आप कॉस ले सकते हो, कॉस ओमेगा टी, दिस फंक्शन इज आल्सो अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई सा फंक्शन लेते हैं, सपोज मान लो हम ऐसे ले लेते हैं y इक्वल टू a tan ओमेगा टी, तो ये हमारा फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन नहीं कहलाएगा, दिस इज आर नॉट हार्मोनिक फंक्शन, ओके। और एक बात याद रखना है कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी नहीं नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, इट्स एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट, उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारा जो फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक बात। और दूसरा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो टाइप की हार्मोनिक फंक्शन के लिए मैं आपको कंडीशन बता दिया है कि अगर ये दो कंडीशन बन रही है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। अगर ये जो कंडीशन नहीं बनती तो फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन नहीं कहलाएगा, ओके। चलिए अब इसे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर दिया हो आपके पास बुक में, एनसीईआरटी में आई थिंक एग्जांपल दिया था, हाँ जी, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को कर लेते हैं। मैं पेज नंबर भी बताते जाता हूँ एनसीईआरटी का कौन सा एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल पेज नंबर है 339 और एग्जांपल नंबर 14.2, एग्जांपल नंबर 14.2 एनसीईआरटी बुक का 11th क्लास, ये 11th क्लास का टॉपिक, इसलिए 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट करता है, वो बताना है कौन सा टाइम, कौन सा फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, वो आएगा ना, पीरियोडिक फंक्शन है पहला, ये बताना है आपको। दूसरा, दूसरा वो बताना नॉन पीरियोडिक फंक्शन, बस यही बताना है आपको, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मींस हार्मोनिक, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन ही हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, पहला साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये वाला फंक्शन को बताओ वेदर दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो हमने आपको अभी कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी इसका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमने पहले बताया साइन और कॉस वाला आता है, बट इसमें साइन और कॉस दोनों को मिक्स कर दिया है, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमको एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा वेरिएबल देखते हैं जो साइन और कॉस में सेम आता है। तो आपको पता होगा साइन 45 की जो वैल्यू होती है, या इसको बोलते हैं साइन π/4 की वैल्यू होती है, वही कॉस π/4 की वैल्यू होती है। उसको आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार ट्राई करो, 1/√2 कितना होता है, 1/√2। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है उसको चेक करने के लिए हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड कर देते, मतलब √2 और 1/√2 को मल्टीप्लाई किया, √2 हमने बाहर ले लिया और जो 1/√2 उसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा। इससे हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हो कॉमन लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन यही हमारे पास कंडीशन वापस आएगा। √2 का हम एज इट इज ले लेते हैं। अब 1/√2 को आपको पता है, इसको हम साइन π/4 लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे साइन π/4 नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पर हम लिखेंगे cos π/4, यहाँ पर हम लिखेंगे cos π/4। क्यों लिखेंगे उसको भी मैं आपको रीजन दे देता हूँ, दे दूंगा। साइन π/ω t प्लस, यहाँ पर cos है तो उसको हमें इसके साथ लिखना पड़ेगा साइन, इसलिए हम लिखेंगे साइन π/4 और यहाँ पे लिखेंगे cos ω t इक्वल्स टू √2 एज इट इज। हाँ जी, ये हमने ऐसा क्यों किया, cos के साथ साइन, साइन के साथ cos क्यों लिया है, क्योंकि हम इसको साइन वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और हमने ये हमको याद है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, किसका, साइन a प्लस बी।
फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन के साथ कॉस चाहिए, कॉस के साथ साइन चाहिए, इसलिए हमने 1/√2 यहाँ पे साइन था, यहाँ पे हमने कॉस लिखा है, और यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे हमने सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपकी मर्जी है किसको आप ए लेना है, हम ओमेगा टी को ए लेते हैं, तो ओमेगा टी प्लस पाई ऑफ। तो आप देख सकते हो ये अपना कन्वर्ट हो गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहा है, एक ही एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ये ओमेगा टी प्लस 5 ये हमारा फेज एंगल हो गया, ये हमारा क्या हुआ फेज हो गया ओमेगा टी प्लस 5 और फेज एंगल हो गया इसमें पाई बाय 4। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इस टाइप के फंक्शन से मैच कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी वाले फंक्शन से। ओमेगा टी प्लस यहाँ 5 ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन को चेक करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, अगर ये फंक्शन अगर इस टाइप में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना है। अगर ये इस टाइप की या साइन या कॉस में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा, अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए अब अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए अपन साइन ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस sin 4 ओमेगा टी प्लस sin 4 ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ये क्या है। ये आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये कैसा होगा नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अपन को एग्जाम में डिटेल तो करना नहीं है, अपन को तो सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक टाइप से समझो, डायरेक्ट समझो क्या है। देखो मैंने आपको कंडीशन दी है, कंडीशन को याद रखना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी एक ही रहना चाहिए सेम, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अगर साइन ओमेगा टी हम लेते हैं, साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमें पता चला है ओमेगा टी आ रहा है, इसलिए अगर हम देखते हैं तो ये cos 2 ओमेगा टी आ रहा है, ओमेगा टी के साथ ये sec 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं साइन 4 ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा टी के साथ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। क्यों सेम नहीं आने वाली है तो मैं थोड़ा सा आगे के लिए आपको बताता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, ओमेगा की वैल्यू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू देखोगे 1 आ रहा है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देखोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देखोगे तो 4 आएगा। तो पहले के लिए t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई, दूसरे के लिए अगर हम t डैश मान लेते हैं उसको तो 2 पाई बाय 2 आ जाएगा, और तीसरे की बात करते हैं तो टी डबल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाय 4। तो यहाँ से टाइम पीरियड आया 2 पाई, यहाँ से टाइम पीरियड आया पाई, यहाँ से टाइम पीरियड आया हमारे पास पाई बाय 2। फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 1/1 पाई, यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2/पाई। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी दोनों तीनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन पीरियडिक फंक्शन नहीं होगा, इंडिविजुअल हमारा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल हमारा फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। ओके, अगर हम इसको स्मॉल इंटरवल अगर लेते हैं, मतलब टाइम इंटरवल इतना छोटा लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता है, इन दैट केस हम बोल सकते हैं पीरियोडिक है, बट जनरली ये हमारा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अपना e की पावर माइनस ओमेगा टी, e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये जो आप देखो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल e मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, या फोर्थ जो एग्जांपल है उसमें लॉग दे रखा है, लॉग क्या दिया ओमेगा टी। तो इस टाइप के जब भी फंक्शन आ जाए तो आप डायरेक्ट देख के इनको बोल देना कि ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन। कैसे है नॉन पीरियोडिक फंक्शन, क्यों है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन, उसका रीजन ये है कि e मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो होता है ना आपने देखा होगा, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस है, माइनस का मतलब होता है ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन इस टाइप में जाएगा, तो कभी भी ये रिपीट नहीं करता, ये ऐसा नहीं होगा कि इस टाइप से वापस यहाँ पे आ जाए, तो कभी भी ये रिपीट नहीं करता है। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को रिपीट नहीं करते, कोई भी पावर लिखा हो कोई भी कंडीशन दे रहा हो, तो ये फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, बिकॉज
ये अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, नॉन पीरियडिक फंक्शन कहलाते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि पीरियडिक फंक्शन क्या है, नॉन पीरियडिक फंक्शन। अब अपन कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे मैं आपको बताता एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो इन बेसिक टर्म्स की थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप बेसिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सॉरी। तो पहला बेसिक टर्म हमारे पास आता है मीन पोजीशन, जिसमें आपको बता चुका हूँ। मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिस पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, या उस पर कोई भी जो फोर्स जो लग रहे होंगे, अगर फोर्स लग रहा होंगे तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस्ड होता है। क्या हो जाता है, बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसको हम कहते हैं। मीन पोजीशन या फिर उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात आप याद रखना कि मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है वहां पर जो वेलोसिटी होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक बात याद रखना, मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। आपको पता है टोटल जो दो इसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी, दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इट मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोज ये हमारा एक पेंडुलम है, पेंडुलम, ये पेंडुलम हमारा, ये बॉब है इसका, ये हमारा स्ट्रिंग, इसकी लेंथ एल है। ये हमारा एक फिक्स्ड एंड से रिजिड एंड से यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये इसको बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन मींस मीन पोजीशन। जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये मान लो सपोज इस कंडीशन में आ जाता है, ये एक पोजीशन आती है। इस कंडीशन में आने के बाद जब हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पे यहाँ तक आता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है, सपोज अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता तो ये इस डायरेक्शन में नहीं जाता। अगर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता, तो ये इस डायरेक्शन में जाता ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या होगा, उस पर हमारा मूव नहीं करेगा वो, है ना। तो ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। बट ये जब इसको डिस्प्लेस यहाँ पे करने छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर जाएगा, उसके बाद इसकी एक नई पोजिशन बनेगी, जिस टाइप की पोजिशन है ना, थोड़ा दूर हो गया है ना, इस टाइप से यहाँ से बना देना, इस टाइप से। तो इस टाइप से इसकी एक नई पोजिशन बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मीन पोजिशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो भैया मिनिमम कहाँ होती है, तो मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाले जो एंड्स होते हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन। इसमें मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन। कभी बार क्या होता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वो बोल देंगे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पोजीशन के बाद कोई नई पोजीशन नहीं आई, जैसे यहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद वो आगे डिस्प्लेस नहीं होगा, उसके बाद वो वापस मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि हमको पता है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाता है, जहां पर भी वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस जो पुरानी कंडीशन है उसी में आ जाता है। जैसे आपके पास अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो हाथ में, उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंको, ऊपर की तरफ फेंकने के बाद वो एक हाइट तक जाएगा और उस हाइट के बाद क्या होगा, वो नीचे आने लगेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है जो उसने ट्रेवल की ऊपर जाने के बाद, वहां पर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। दैट्स व्हाई इट फॉल्स बैक, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी होता है, जब यहाँ पे जाने के बाद मैक्सिमम पोजीशन, ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बॉब होता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। इसलिए ये वापस उसी सेंटर मतलब मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। ऐसे यहाँ पर भी जाएगा, उसके बाद वो फिर से इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv² होता है ना। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। यहाँ पे v आ रहा है, v जीरो इट मींस काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है mgh। तो ये मैक्सिमम कैसे हो जाता है उसमें आपको बताता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम पेंडुलम वाली कंडीशन पढ़ते हैं, एक्चुअल में ये सिंपल हार्मोनिक वाली मोशन वाली कंडीशन बता रहा हूँ आपको, या ऑसिलेशन वाली कंडीशन समझ लो। जब भी इस टाइप की हम कंडीशन पढ़ते हैं तो ये जो बॉब की ये कंडीशन होती है इसको मानते हैं ग्राउंड, इसको हम क्या मानते हैं, ग्राउंड। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट आता है, तो यहाँ पर देखो ये जो बॉब है ग्राउंड पे ही रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी हाइट कितना है, जीरो है। इसलिए यहाँ पे भी इस वे में भी आप समझते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ से हाइट जो है इसका 0 है ग्राउंड पे। अब ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड ऐसा चला जाएगा, ये ग्राउंड होगा, यहाँ पे भी ऐसी ग्राउंड होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसी कोई हाइट होगी, ये दोनों हाइट सेम होती है ना, ये दोनों हाइट क्या होती है सेम। जैसे यहाँ से जो हाइट होगी यहाँ तक, इसी कुछ हाइट आ रही है, सब कुछ मान लेते हैं एच आ रही है, तो यहाँ जो हाइट होगी वही हाइट यहाँ पे होगी एच, याद रखना, कम ज्यादा नहीं होती, दोनों हाइट सेम रहती है, ठीक है ना, दोनों हाइट क्या आती है सेम। तो हाइट क्या होगी एच होगी, इट मीन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है और मैक्सिमम हाइट आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ इसके बाद इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे हाइट थोड़ी सी कम हो जाए, इस पॉइंट पे हाइट और कम हो जाए, और यहाँ पे तो हाइट 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है हाइट कम होता जाता है और मैक्सिमम हाइट होता है एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ होता है एक्सट्रीम पोजीशन में हाइट जो होता है मैक्सिमम होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो दो पोजीशन होती है, मीन पोजीशन जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, मैक्सिमम पोजीशन को ही क्या बोलते हैं मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं सेकंड को एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने के बाद वापस मीन पोजीशन पे जब हम आते हैं तो ऐसे तो आ नहीं जाएंगे, उसके लिए कोई फोर्स लगता होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आपने देखा होगा कभी स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को आप दबाओ है ना, या तो अंदर की तरफ कंप्रेस करो या उसको एक्सटेंड करो, बाहर की तरफ खींचो, तो उसको जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा थोड़ा सा मूव करता रहेगा, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पुरानी जो पोजीशन होती है, उसकी इनिशियल जो पोजीशन होती है, उस इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए फोर्स लगाता है, इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए क्या लगाता है फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ क्या होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इट टेंड्स मतलब लाने की कोशिश करता है, इट टेंड्स द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट हो या बॉब हो कुछ भी हो, इट टेंड्स द ऑब्जेक्ट, इट टेंड्स टू ब्रिंग, है ना ऐसे समझा। तो मैंने आपको दिया है कि बस लैंग्वेज में लिखना है ना, इट टेंड्स टू ब्रिंग, इट टेंड्स टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं टू मीन पोजीशन। मतलब एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट या बॉब को उसकी मीन पोजीशन में लाने के लिए काम करता है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये कहाँ की तरफ लगता है फोर्स, आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन जो होती है, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स, किसकी तरफ होती है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर बोलते हैं मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। इसको अगर मैं आपको डायग्राम की तरह समझाऊंगा अगर, तो सपोज ये मान लो हमारा एक पेंडुलम टाइप का था और ये हमारी एक पोजीशन बन गई, इसको मान लो सपोज ये वाली पोजीशन, ये ए पोजीशन थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, पेंडुलम हमारा बी पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये वापस इस पोजीशन पे आता है, तो ये जब यहाँ पे आता है तब इस पोजीशन पे एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें लगना स्टार्ट हो जाता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर मींस मीन पोजीशन की तरफ, समझे ना कहाँ तक है, मीन पोजीशन की तरफ है रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, एक बात और याद रखना, ये जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते चले जाओगे ये रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही बढ़ता चला जाएगा, एक लिमिट में उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर मैं स्प्रिंग का अगर लेता हूँ आपको, तो स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो उसको लैंगोट उसको आप एक प्रकार से एक्सटेंड करते हो, तो जितना ज्यादा एक्सटेंड करोगे इलास्टिक लिमिट के अंदर, अगर उसको एक्सटेंड करोगे तो उस पर जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे खींचने के लिए, उतना ही ज्यादा उसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ रीस्टोरिंग फोर्स का, रीस्टोरिंग फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। सपोज हम मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स, तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा K और यहाँ पे आ जाएगा X। अब एक बात याद रखना आप, F इक्वल टू KX तो होता है बट यहाँ पे माइनस होता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि देखो आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैंने एक्स डायरेक्शन एक्स से रिप्रेजेंट किया, और जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, मेन पोजीशन की तरफ लगता है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ रही है।
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इधर आ रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस आता है। मतलब माइनस नेगेटिव साइन यहाँ बता रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ बताता है आपको कि फोर्स और एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। कैसे डायरेक्शन लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद रखना है। ओके चलिए, ये अपना रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। हमने आपको बताया था अभी, एक मैं बोला था जैसे हम स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर खींचते हैं, अगर हम ज्यादा खींच देंगे तो वापस कभी स्प्रिंग जो है अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, वो एक तार की तरह एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक लिमिट होती है, लिमिट बताता है कि हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो भी हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिंपल सा याद रखना, जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे आते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, ये बेसिक टर्म्स है। इसके बाद आता है अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक रेगुलर इंटरवल, जिस इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, वो जो इंटरवल होता है ना, उस इंटरवल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में कंप्लीट करता है ना, एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। इट मींस अर्थ का अपनी एक्सिस पे जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स। और अगर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 365 डेज आता है, उसमें थोड़ा सा 0.4 आवर्स भी एक्स्ट्रा आता है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं अभी अगर, तो 365 डेज हमारा टाइम पीरियड आता है। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक रेगुलर जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल जो होता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने, जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल में वो रिपीट करता है। ओके, सेकंड सेकंड अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड जो होता है इसका एक फॉर्मूला याद रखना, T इक्वल्स टू द 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ये मैं ओमेगा बताता हूँ। ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है जब भी एंगल बना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना एंगल के फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पे देखो, ये पेंडुलम था अपना, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होंगे, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रहा है एंगल वाला, ये अपनी मेन पोजीशन से कितनी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपना क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट से जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी ने एक्चुअल में ये न्यू होता है, थोड़ा सा वी को शर्मा दो तो ये न्यू बन जाएगा। ठीक है, और न्यू जो होता है टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। न्यू जो होता है कहीं कहीं इसको एन से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला अगर हम ओमेगा के टर्म्स में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं, तो न्यू इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास, टी का उल्टा कर देंगे हम, तो टी था 2 पाई बाय ओमेगा, इसलिए आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आ जाएगा न्यू इक्वल्स टू अपने क्या कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके चलो, ओमेगा जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी बारे में आप बता दिए, इसकी अपन यूनिट देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड का आपको पता है टाइम है, तो टाइम का जो यूनिट है तो सेकंड हो जाएगा, सिंपल सा। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ अगर उसकी बात करते हैं लीनियर की, लीनियर की बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए वो क्या आएगा, उसका यूनिट आएगा मीटर, और टाइम पीरियड का यूनिट आ जाएगा सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, जिसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। हर्ट्ज बोलते हैं, एच जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा ये आता पूरा इसका HERTZ, हर्ट्ज, एच जेड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैंने ऐसा आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था, वेव को अपना इक्वेशन लिखा था, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लेता अपन इसको। ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ये जो अपना पूरा होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम बोलते हैं फेज एंगल। क्या होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या होता है, फेज एंगल। ये फेज एंगल हमको बताता है कि हमारा जो जो भी हमारा वेव है, जो ऑसिलेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका अगर हम वेव बनाएंगे तो वेव का फेज एंगल कितना है, कि वो कितना
दूसरी वेव से कितना आगे या कितना पीछे, तो उसको हम बोलते हैं फेज एंगल। ठीक है, अगर इस फेज एंगल में अगर मैं टी इक्वल टू जीरो रख देता हूँ, सपोज मान लो टी इक्वल टू मैं इसमें जीरो रख देता हूँ, तो ओमेगा टी वाला टर्म तो जीरो हो जाना है, तो टी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइव। तो ये जो फाइव जो होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज एंगल। बिकॉज इनिशियल वो कंडीशन होती है जब हमारा टाइम पीरियड टाइम जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। इनिशियल फेज एंगल बोलेंगे, या इसको हम बोलते हैं एपॉक। तो इसके चक्कर में कंफ्यूज होता है ना, ये एपॉक समथिंग क्या आ गया, ये इनिशियल फेज एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इनिशियल फेज एंगल कहलाता है। ठीक है ना, इतना याद रखना, ये इनिशियल फेज एंगल कहलाता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज होता है कि फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है या फाइव से फेज एंगल है, तो याद रखना ओमेगा टी प्लस फाइव फेज एंगल होता है और फाइव होता है इनिशियल फेज एंगल होता है, इसको हम एपॉक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स बताया मैंने आपको आज। फेज डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए हमें दो वेव्स लेनी पड़ेगी। सपोज अपन दो वेव्स ले लेते हैं। पहली वेव से सपोज मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब इनिशियल फेज उसका फाइव वन था। और दूसरा सपोज मान लेते हैं हम वाई वन मान लेते हैं, वाई टू मान लेते हैं, वाई वन स्क्वायर, यह आता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको डिफरेंस लेना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है फेज एंगल में डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक सिर्फ इसका डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, क्या लेना है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू ज्यादा था, इसलिए ओमेगा टी, तो उसको हम क्या लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव वन। मैं सपोज माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस ही होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव। जब माइनस करेंगे तो ओमेगा टी वाले से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव वन माइनस फाइव। ठीक है जी, तो याद रखना फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उनके इनिशियल फेज में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या आपको पता है, मैंने बताया था अभी, फाइव जो होता है इनिशियल फेज होता है, तो इसका इनिशियल फेज जिसको एपॉक बोलते हैं फाइव वन हो जाएगा, इसका फाइव टू हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस वो फाइव वन माइनस फाइव टू। ओके, अब इस फेज डिफरेंस की अगर हम बेसिस से बात करते हैं, तो दो पार्टिकल्स सेम फेज में कब कहलाते हैं और वो अपोजिट फेज में कब कहलाते हैं। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं जिनकी इक्वेशन इसी टाइप से है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, दूसरा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो पार्टिकल्स हैं, अगर ये सेम फेज में है, ये दोनों पार्टिकल्स कैसे हैं, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब है कि उनका जो फेज डिफरेंस है, जो भी अपने निकाला था फाइव वन माइनस फाइव टू जो निकला था अपने पास, वो फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल, एक प्रकार से पाई का या टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये टू पाई का इंटीजर मल्टीपल बोले तो एन, ये होना चाहिए। एन मतलब होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ले लेंगे, तो इसका होगा अगर मतलब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू एन पाई। इसको हम लिख देंगे टू एन पाई, मीन्स फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, टू पाई का इंटीजर मल्टीपल, है ना। एन की वैल्यू जो होगा आपका वन, वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ भी आप ऐसे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तब दो फेजेस क्या कहलाएंगे, आपके दो पार्टिकल सेम फेज में कहलाएंगे। और दूसरी कंडीशन आती है डिफरेंस फेज या अपोजिट फेज। डिफरेंट फेज लिख सकते हो या उसका आप लिख सकते हो अपोजिट फेज। टू पार्टिकल्स आर इन अपोजिट फेज व्हेन द फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस उनका फाइव वन माइनस फाइव टू है। ये जो फेज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, पाई का ऑड इंटीरियर मल्टीपल होना चाहिए, पाई का ऑड इंटीरियर मल्टीपल, टू एन प्लस वन पाई। पाई का ये टू पाई का था, या इसको अगर आप समझो तो पाई का ये इवन मल्टीपल होना चाहिए, इवन, तो टू एन है, एन की वैल्यू कुछ भी और टू लगा हुआ है तो ये इवन हो जाएगा, है ना। पाई के अगर टर्म्स में लेते हो आप, तो पाई का इवन इवन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पे पाई का ये क्या होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑड। अगर यहाँ पे आप एन की वैल्यू जीरो रखते हो, यहाँ जीरो से लेते हैं तो पाई बन जाएगा। अगर एन की वैल्यू वन रखते हो तो वन में भी कितना बनेगा, टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री, थ्री पाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो जीरो पहले आ जाएगा आपके पास पाई, अगर वन रखते हो आप। अगर वन यहाँ पे एन इक्वल टू वन रखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री पाई। अगर एन इक्वल टू आप टू रखते हैं तो टू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, तो जाएगा फाइव पाई। तो आपको दिख रहा है अगर अपोजिट फेज है तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है,
ऑड आ रहा है, पाई के टर्म्स में देखें तो ऑड पाई आ रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू 1 था तो ये 2 पाई आएगा, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 4 पाई आएगा, अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 6 पाई आएगा। इसका मतलब कैसा आ रहा है, इसमें इवन मल्टीपल आ रहा है। इवन अगर पाई के टर्म्स में देखते हैं तो पाई कैसा आ रहा है, इवन 2 4 6 यहाँ पे ऑड आ रहा है। तो याद रखना सेम फेज और अपोजिट फेज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, इन बेसिक टर्म्स को हमने समझ लिया कि ये बेसिक टर्म्स कैसे क्या है, इनको कैसे लिखना होता है। ठीक है, ये अपने स्क्रिप्ट में समझ लिया आज इसमें। ओके, चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन जल्दी से, है ना, एक या दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे अपन थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और आज अपन इतना ही करते हैं इसका टॉपिक, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक पर या तो आज ही अपन वीडियो अपलोड कर दूसरी वीडियो बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम अपने पास कम बचा है और अपन को सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें टॉपिक लेते हैं अपन, जो अपना लिखा है इसमें, फिर से उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया है, देख लेते कोई क्वेश्चन दिया उन्होंने। हाँ जी, ये दो इक्वेशन दे रखे उन्होंने। सपोज एक इक्वेशन दे रखी y1 इक्वल्स टू 10 sin 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, 3 पाई बाय कितना 3 पाई p प्लस पाई बाय 4। चलो पहले तो मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसमें अगर मैं आपको बोलूं ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से मतलब बताओ आपको एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो एम्पलीट्यूड आप बता दो इजीली, ये जो आगे लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, इसको कंपेयर कर दो ना, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर कर लो। इसको मैं आगे बताऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। तो यहाँ a लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका 10 हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ टाइम पीरियड कितना है इसका, क्या है इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अब हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब हमको ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे टी के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है, यहाँ पे टी के साथ क्या आ रहा है 3 पाई, इसका मतलब 2 पाई अपॉन 3 पाई हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 मान लेते हैं, 2/3 सेकंड। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए कितना आ जाएगा 3/2 सेकंड, 3/2 फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। अगर हम बात करते हैं इसका इनिशियल फेज बताइए, क्या बोला मैं, इनिशियल फेज बताइए, इनिशियल फेज कितना होगा या एपॉक कितना होगा। तो 5 को क्या वो पता है, ये जो होता है इनिशियल फेज होता है कितना रहता है 5/4, तो इनिशियली फेज कितना है इसका 5/4। समझ रहे हैं ना आप, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन था अपना उस क्वेश्चन पे अपन वापस आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या था, चलो इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हाँ जी, तो आज अपन इतना ही करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ज्यादा अपन जोर देने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपन इसके आगे का और डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।